आज हम बात करेंगे चूरू लोकसभा क्षेत्र की। चूरू लोकसभा क्षेत्र जहां से सांसद राहुल कस्वां हैं वो बागी तेवर दिखा रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा है। उन मुद्दों की बात की जाएगी जो चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर बने हुए हैं। इसके अलावा कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान होना चाहिए था लेकिन अब तक नहीं हो पाया है। हमारे साथ चूरू बार काउंसिल के जो अधिवक्तागण हैं वो जुड़े हुए हैं। इनसे जानते हैं क्या क्या मुद्दे इस चुनाव के अंदर रहने वाले हैं। जी, मैं चूरू लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ रेलवे लाइन हालांकि खूब सारी चली है, पर फिर भी चूरू से तारानगर की रेल लाइन अभी नहीं बन पाई है। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर तारानगर से चूरू के सीधा अगर जुड़ जाए तो इससे आम जन को बहुत फ़ायदा होगा। साथ में ही चूरू की जो रिंग रोड है वो सबसे बड़ी अहम रखने वाली है, आम आदमी के काम आने वाली चीज़ है कि चूरू में ट्रैफिक ज़्यादा होगा, इसलिए रिंग रोड अगर बन जाए तो ये आम आदमी के लिए सहूलियत हो जाएगी। रिंग रोड और जो तारानगर के अंदर रेल सुविधा का जो है उसकी बात कही गई है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल साथी वकील साहब कहना बिल्कुल सही है। सरदार सर तारानगर या जो एरिया है वो काफ़ी टाइम से रेल से वंचित है। उस रेल लाइन जुड़ जाती है तो मतलब उनके जो बूढ़े लोग हैं जो काफ़ी समय से हैं उन्होंने बात रेल देखी ही नहीं, उनको पता ही नहीं पटरियाँ होती क्या हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि सरदार सर तारानगर रेल लाइन से जुड़े ताकि लोगों को जो रेल का सुविधा लाभ मिले वो मिल सके। उनको जो रेलवे की सुविधा है उसकी बात यहाँ की जा रही है। जानना चाहेंगे सर किस तरह के मुद्दे रहने वाले हैं इस चुनाव में? जी, यहाँ जो नहर का मुद्दा है बड़ा मुद्दा है। चूरू की जो ज़मीन है ज़िले की वहाँ नहर का पानी पहुँचे, और जो यहाँ जो पुल की जो समस्याएं हैं कि ज़िले में पिछली बार राहुल कस्वां जी ने 1-2 पुलों के लिए प्रयास किया लेकिन काफ़ी जगह ऐसी रेलवे पर क्रॉसिंग की है कि जहाँ आज भी बाकी है, जो रोज़ इस पुल नहीं होने की वजह से परेशान हो रहे हैं। तो बड़े मुद्दे बेरोजगारी के, पुल के और नहर के मुद्दे यहाँ रहेंगे। बेरोजगारी और जो रेलवे ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज है उसकी बात यहाँ कही गई। चूरू शहर के मुख्य मुद्दे साहब अग्रसेन रेलवे ओवरब्रिज है, पुनिया कॉलोनी ओवरब्रिज है, ये इन दोनों का समाधान होना बहुत आवश्यक है। अगर बात करें समस्याओं की तो पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर अन्य मुद्दे बहुत सारे हैं साहब, लेकिन चूरू शहर की बात करें तो ये 2 ओवरब्रिज है, ये बनने बहुत कंपलसरी है। ओवरब्रिज बनने ज़रूरी है, क्या कहेंगे मुद्दों के बारे में? ओवरब्रिज की ज़रूरत है। चूरू में बेरोज़गारी है तो बड़ी इंडस्ट्री की ज़रूरत है। शिक्षा की देखें तो कोई बड़ा कॉलेज या विश्वविद्यालय नहीं है। इसके अलावा नहर का मुद्दा है, रेल के विस्तार का मुद्दा है, तो ऐसे बहुत मुद्दे हैं। मूल रूप से चूरू जो लोकसभा सीट है वो अपने हरियाणा राज्य के बराबर है, 1 सीट, मगर विकास के नाम पे 0 अभी तक है। तो हम चाहेंगे जो भी सांसद आए वो यहाँ विकास कराए, नई सरकार आए वो विकास कराए। कितना प्रभाव पड़ेगा? जैसे सांसद राहुल कस्वां है, भाजपा को छोड़ा है, कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो इससे किस तरह का फर्क पड़ेगा? सर वो अभी विचारधारा की बात है। जैसे राहुल कस्वां अभी बीजेपी को छोड़ के आए हैं तो बीजेपी में भी उस हिसाब से अच्छा काम करा उन्होंने, संसद में भी बहुत अच्छा बोलते थे और चूरू के विकास के बारे में भी उन्होंने काफ़ी मुद्दे उठाए हैं संसद में। अभी उन्होंने पार्टी छोड़ी और वो कांग्रेस में आए। तो अभी रही बात ये है कि चूरू का विकास ये है कि चूरू में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि बाहर से पैसा चूरू आए। आज सिक्कर देखें, सिक्कर में अनेक प्रकार की कोचिंग है जिससे आज सिक्कर का विकास होने में मेन मुद्दा क्या रहा है? बाहर का पैसा सिक्कर में आ रहा है, इसलिए वहाँ की हर चीज़ है, रोजगार भी मिल रहा है, वहाँ की ज़मीनों की भी वैल्यू बढ़ रही है और पूरा जो मार्केट एरिया जो बिजनेस हो रहा है वो अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है। बट चूरू में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे चूरू में बाहर का पैसा आए। ना ही तो यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूट है किसी भी प्रकार का, ना ही कोई इंडस्ट्रीज एरिया है, एनीवन कुछ भी नहीं है। अगर राहुल कस्वां जी यहाँ पर आते हैं तो चूरू में बाहर का पैसा आएगा, उससे क्या रहेगा? चूरू का विकास रहेगा। आज चूरू के बच्चे हैं वो सिक्कर, कोटा, जयपुर पढ़ने जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों? भाई चूरू है आज हर तरीके से सक्षम है, फिर भी चूरू में कुछ नहीं है। तो ये है, हम ये चाहते हैं कि राहुल कस्वां जी आज आए हैं तो हम चाहते हैं ये अच्छा इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्री एरिया अच्छा खासा डेवलप करे जिससे जो यहाँ का चूरू का विकास वो अच्छा खासा हो सके। थैंक यू। इंडस्ट्री की बात कही जा रही है, साथ ही जो इंडस्ट्री के साथ साथ जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन है उसकी बात यहाँ सामने आई है। और जानते हैं मोदी फैक्टर की बात चल रही है, मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है बीजेपी, क्या कहेंगे? देखो, मेरा ये मानना है चारा किसी का नहीं होना चाहिए, विकास का होना चाहिए। ये मोदी फैक्टर की जो बात कर रहे हैं चूरू में मुझे नहीं लग रहा कहीं मोदी फैक्टर रह गया। राहुल जी कस्वां कांग्रेस में आए हैं, आपने भी शब्द काम में लिया एक बागी होकर आए हैं। मेरा ये मानना है कि वो बागी होकर नहीं आए, पहले भाजपा ने उनको निकाला है, उनकी टिकट काटी है, फिर अपनी पार्टी छोड़ी है। जिस प्रकार से राहुल जी एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, कर्मठ हैं, नौजवान हैं, 10 साल का कार्यकाल देखा है, अच्छा काम किया उन्होंने, उसी लिहाज से अगर काम करेंगे तो निश्चित उनकी विजय होगी।
सामंतवाद एक शब्द है इस चुनाव में चल रहा है, क्या कहेंगे? सामंतवाद का जो आरोप है वो राहुल कस्वां के द्वारा लगाया जा रहा है। ये सामंतवाद का जो आरोप लगाया जा रहा है बिल्कुल झूठा और निराधार है। बाकी ये नहीं है कि टिकट किसका कटा किसको मिला। भाजपा ने, मोदी जी ने पहले से ये तय कर दिया था कि वंशवाद को बिल्कुल ख़त्म किया जाएगा, और वंशवाद की तरह इनको 5 बार या 6 बार टिकट दिया गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है टिकट काटना। एक नए किसान परिवार के लड़के को टिकट दिया गया जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जिनको 5 बार राष्ट्रपति ने सम्मानित कर दिया है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि टिकट काटना। और ये सामंतवादी का आरोप है जो बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाया जा रहा है। जो जातीय समीकरण है कहीं ना कहीं क्या प्रभावित करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो देखने को नहीं लगता। जातीय समीकरण प्रभावित नहीं करते बताए जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, कोई जातीय समीकरण नहीं और नहीं है। लड़ाई विचारधारा की है, जिसको जहाँ मन करे वहाँ वोट देगा, विकास को वोट देगा, आदमी को देख के वोट देगा। जो कार्यकर्ता जिसको टिकट मिली है, अगर वो आदमी अच्छा काम करने वाला है उसका काम देख के वोट दो। काम देख के वोट देने की जो बात है वो यहाँ कही जा रही है। आगे जानते हैं क्या कहेंगे नरेंद्र जी, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मोदी फैक्टर काम करेगा नहीं करेगा, क्या कहेंगे? नहीं, कोई मोदी फैक्टर नहीं है। और ये राहुल कस्वां है, इसने तो कोई काम किया ही नहीं। काम किया होता तो इन्होंने 35 साल में क्या किया? भाई कुछ किया तो है ही नहीं, तभी टिकट कट गई। राहुल कस्वां ने अगर काम किया होता तो यहाँ नहर होती, यहाँ सड़कें होती, रेल होती, एयरपोर्ट होता। बताओ क्या है चूरू में? चूरू में तो कुछ नहीं है। इन्होंने तो सिर्फ राज किया है, इन्होंने चूरू को है जो धोखा दिया है। अब रही बात ये कि कौन आने वाला है, तो बसपा का कैंडिडेट आने वाला है। बसपा का सांसद चूरू से जीत के जाएगा, पक्का विश्वास है हमें। और बसपा की यानी तीसरे मोर्चे की बात यहाँ चल रही है। सर क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर? काफ़ी हॉट सीट है वो बताई जा रही है। नहीं, हॉट सीट वाला ऐसी कोई बात है ही नहीं है। और देवेंद्र जी झाझड़िया है वो यहाँ से एक तरफा जीतेंगे। मोदी है तो मुमकिन है, और तभी सब मोदी को चुनते हैं। आज से महीने भर पहले यहीं से ये राहुल जी कस्वां जो हमारे सांसद रहे हैं, मोदी का गुणगान करते थे। और अभी 1 महीने में क्या हो गया ऐसा कि जो राहुल गांधी जी की गोद में जाके बैठ गए। सामंतवाद शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने कि सामंतवाद है उसके कारण भाजपा को छोड़ा। नहीं, उनको सामंत की परिभाषा ही मालूम नहीं है। पहले उनको इतिहास के बारे में जानना चाहिए, उसके बाद में उनको सामंत पे टिप्पणी करनी चाहिए। अगर वो सामंतवाद की बात करते हैं तो हम उनके परिवारवाद जो चल रहा है 40 साल से उनकी राजनीति है, और ऐसा कोई पद रहा नहीं है जो जिस पर उनके परिवार का कोई सदस्य रहा नहीं हो। ऐसे कौन से मुद्दे रहने वाले हैं इन चुनावों के अंदर? मुद्दा विकास का है, और मोदी जी ने पिछले 10 सालों में खूब विकास किया है, इसलिए उनको तीसरी बार दोबारा मोदी सरकार। समस्याएं जिनका अब तक समाधान नहीं हुआ? चूरू में मुख्य समस्याएं जो है रेलवे फाटक की, और ये समस्याएं थी। तो पिछली बार मोदी सरकार में ये फाटक वगैरह का काम है, ये चल रहा है आरओबी का। अभी देखिए उनका शिलान्यास हुआ है, अभी तक कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, शिलान्यास हुए आरओबी के, और साथ ही जो अंडरब्रिज है उनके। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के मुद्दे रहने वाले हैं इस चुनाव के अंदर? चुनाव के मुद्दे तो देखो काफ़ी सारे हैं। रेलवे ब्रिज का और का जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सिचुएशन ये है कि पिछले 10 सालों में कुछ नहीं होता है। अचानक से ही जब चुनाव नज़दीक आता है तो आनन फानन के अंदर शिलान्यास कर दिया जाता है। जो भी सिचुएशन ऐसी होती है कि आप देखेंगे कि रातों रात एक पट्टी बना करके और उसके ऊपर रातों रात करके और सुबह शिलान्यास की घोषणा हो जाती है। तो वो सब चीज़ें क्या है कि चुनाव को देखते हुए की गई है। बाकी जहाँ मुद्दों की बात करें, एडवोकेट्स का बात करें तो एडवोकेट्स की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। मोदी फैक्टर है वो कितना प्रभावित करेगा चुनाव को? क्योंकि जैसा भाजपा कह रही है कि जो मोदी का चेहरा है, कमल का फूल है, उसके ऊपर यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है। देखो, मोदी फैक्टर से इनकार ही नहीं की जा सकती, अपन कंप्लीटली उसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, राहुल जी कस्वां ने बिल्कुल काम किया है, चूरू के लिए बोले हैं। जो रेलवे लाइन जो यहाँ पे चूरू में जो अपन बात करें कि भी चूरू के अंदर जो विश्व स्तरीय तौर पे और जो रेलवे स्टेशन बन रहा है, तो बिल्कुल काम किया है और बिल्कुल संसद में अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर के और मुद्दे उठाए हैं। लेकिन जब अपन बीजेपी के कैंडिडेट की बात करते हैं तो उनकी भी छवि काफ़ी अच्छी है और उन्होंने भी देश के लिए पदक जीते हैं। तो वो जो मुकाबला होगा वो बहुत ही एकदम कंटेस्टेड मुकाबला होगा। मोदी फैक्टर कहीं ना कहीं काम कर सकता है। अगर मोदी फैक्टर काम करेगा तो देवेंद्र जी झाझड़िया वो बिल्कुल विजयी होकर आएंगे, लेकिन अगर काम नहीं करता है तो राहुल जी कस्वां बिल्कुल जीत सकते हैं। तो जैसा कि जो मुद्दों की बात यहाँ हुई, समस्याओं की बात हुई, तो प्रमुख तौर पे जो तारानगर विधानसभा क्षेत्र है वो आज भी रेलवे से वंचित है। रेल लाइन वहाँ नहीं है। तमाम तरह के वहाँ लगातार वादे किए गए, लेकिन रेलवे लाइन का अभी भी अभाव है। वहाँ के लोगों को रेल की सुविधाएं नहीं मिल रही है। इसके अलावा मोदी फैक्टर की भी यहाँ बात हुई, जिसके अंदर
मोदी फैक्टर के साथ साथ जो जातीय समीकरण है उनके ऊपर भी यहाँ बात हुई, वो भी यहाँ प्रभावित कर सकते हैं। सीधा मुकाबला है वो देवेंद्र झाझड़िया जो कि बीजेपी से हैं और राहुल कस्वां जो कि बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, उनके बीच है सीधा मुकाबला है। ये देखने वाली बात होगी कि ऊँट किस करवट बैठता है। मुद्दा है कि नरेंद्र जी मोदी ने 2047 के अंदर जो विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है, जो सपना देखा है, उस सपने को देख के पूरे हिंदुस्तान की जनता ने मन बना लिया है कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार और इस बार 400 पार। इस नारे के साथ में पूरे देश के अंदर हर वर्ग के अंदर उत्साह है, लोग उमड़ घुमड़ के वोट देंगे। इसी के तहत पूरे राजस्थान के अंदर 25 के 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और इस चूरू लोकसभा की सीट को भी हम पिछली बार से जितने मतों से हमने जीता था उससे ज़्यादा मतों से जीतेंगे और नरेंद्र जी मोदी जी के पास में 8 करोड़ दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व करने वाले इस देश के एकमात्र लोकसभा सांसद देवेंद्र जी झाझड़िया को जिता के भेजेंगे। वो यहाँ इस चूरू लोकसभा क्षेत्र के लोगों की आवाज़ बनेंगे, पूरे राष्ट्र के दिव्यांगों की आवाज़ बनेंगे और एक विकसित राष्ट्र के सपने के अंदर चूरू का योगदान देंगे। लगातार जो भाजपा है, भाजपा से सांसद रहे हैं और अब वो कांग्रेस में गए हैं, तो इसका कितना फर्क पड़ेगा? राहुल जी भाजपा से सांसद रहे, उनके पिताजी 4 बार सांसद रहे, उनके माताजी जिला प्रमुख रहे, राजगढ़ की विधायक रही, 13 बार पार्टी ने उनको सिंबल दिया। इस बार नरेंद्र जी मोदी ने शीर्ष नेतृत्व ने कुछ सोच समझ के दिव्यांगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए एक किसान के बेटे को, जिसने इस चूरू जो जिले की पहचान सर्दी और गर्मी के कारण पूरे देश के अंदर है, तीसरी पहचान देवेंद्र जी झाझड़िया ने पूरी दुनिया के अंदर दिलाई थी कि एक दिव्यांग खिलाड़ी भी पैरा ओलंपिक के अंदर 2 बार स्वर्ण पदक जीतेगा। भारत सरकार ने उनके सम्मान के लिए पद्म भूषण जैसा अवार्ड उनको दिया था। ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, तो राहुल जी कस्वां को भी बड़ा दिल रखते हुए उनका समर्थन करना चाहिए था, लेकिन किन लोगों की सलाह पर उन्होंने ऐसा निर्णय लिया ये समझ में नहीं आता। तारानगर जो विधानसभा क्षेत्र है वो अभी रेल से वंचित है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, तारानगर के अंदर अभी वो मूल सुविधाएं नहीं है और जिस साइड से अपने जो रेल से जुड़ा हुआ क्षेत्र होता है ना, उसके अंदर जो भाड़ा किराया वो सब कुछ नहीं होता है। जो माल भाड़ा होता है ना, जब तक उस साइड नहीं जाता तब तक हमें रेल के लिए नहीं सोच सकते। आपकी नज़रों में क्या क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं जिनका समाधान होना चाहिए? समस्या थी 2018 से लेकर 23 तक जितनी भी परीक्षा हुई उन हुओं के साथ खिलवाड़ हुआ। आप अखबार में देख रहे हैं, मीडिया बंधु आप दिखा रहे हैं कि सब पेपर लीक हुए और अपने चाहतों को नौकरी दी गई। वो जो कारण उनके जो अधिकारी, उनके जो लगाए हुए प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने पेपर लीक कराए और जो युवा है वो देख रहा है कि जो इतना खिलवाड़ किया है, अब आने वाले चुनाव में युवा उसका जवाब देगा। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो पूरे विश्व में डंका बज रहा है उसको सब पढ़े लिखे लोग और सामान्य जन देख रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में कोरोना काल भी आया और अब आज तक गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है और गरीब के मुंह को निवाला दिया जा रहा है। उससे आम गरीब, आम जनता, जो नीचे तबका है, जो अंतिम पंक्ति में बैठा है, उसकी हमारे प्रधानमंत्री सोचते हैं, हमारी पार्टी सोचती है, तो वो लोग भरपूर समर्थन नरेंद्र जी मोदी को देंगे। और झाझड़िया जी जो दिव्यांग हैं और किसान के बेटे हैं, एक गरीब किसान का बेटा जो आज इतनी ऊंचाई पहुंचा है, आने वाली लोकसभा में वो अपना चूरू का प्रतिनिधित्व करेंगे, ये हम सब की आशा है और निश्चित रूप से ये होगा। मैं जानना चाहूँगा कि जैसा लोगों के अंदर चर्चा है कि ये चुनाव एक बार फिर राहुल कस्वां बनाम राजेंद्र राठौड़ हो रहा है, क्या मानते हैं? सर, राजेंद्र राठौड़ जी का तो नाम लिया जा रहा है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने लोकसभा के अंदर 8 विधानसभा आती है हमारी लोकसभा में, और उसमें से 6 बीजेपी के गवर्नमेंट आने के बावजूद भी 6 अगर कांग्रेस जीती है तो कहीं ना कहीं हमारे सांसद साहब की लेबैक रही है कि उन्होंने अपने विधानसभा प्रत्याशियों को जिताने में मेहनत नहीं की, और यही कारण रहा कि इसी की रिपोर्टिंग ऊपर गई और यही कारण रहा कि उन्होंने को टिकट काटेगी। और आज जो वो जितनी भी योजनाएं अपना नाम लेके प्रचारित कर रहे हैं वो एकमात्र उनकी योजना नहीं है, पूरे इंडिया के अंदर 543 जो सांसद हैं उन सबको उतना ही बेनिफिट दिया गया है, उतनी ही सरकार से ग्रांट दी गई है। हर काम जो मिला है, चाहे रेल हो चाहे सड़क हो, वो केंद्र की योजनाएं हैं। बीमा क्लेम से लेकर सारी योजनाएं वो केंद्र की, और उसी के अकॉर्डिंग
हमारे सांसद साहब पिछली बार जीत के आए थे और अब की बार देवेंद्र जी उसी काम के ऊपर जीत के आएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार का जो काम है, जो रफ्तार है, 12 किलोमीटर रोड बनती थी 2014 से पहले और आज जो रोड बनती है 36 किलोमीटर पर डे के हिसाब से रोड बन रही है। तो बहुत सारा ऐसे मामले हैं, ऐसे मुद्दे हैं देश के विकास के लिए, जिसके लिए मोदी सरकार रिपीट होनी बहुत ज़रूरी है। तो मोदी सरकार उसी हिसाब से रिपीट होगी। मोदी सरकार के रिपीट होने की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? चूरू लोकसभा सीट को लेकर काफ़ी दिलचस्प जो मुकाबला है वो यहाँ देखा जा रहा है, क्योंकि जो राहुल कस्वां है वो बीजेपी से कांग्रेस के अंदर गए हैं और बीजेपी से अब देवेंद्र झाझड़िया यहाँ प्रत्याशी है। देखिए, जहाँ तक देवेंद्र जी झाझड़िया की बात है, लोकसभा चूरू को बहुत शानदार केंद्रीय नेतृत्व ने प्रत्याशी दिया है। 3 बार के मेडलिस्ट पैरा ओलंपिक में जो जीते हैं और 7 करोड़ पूरे भारत में दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और चूरू जिले में जहाँ तक है 38 लाख दिव्यांग इस तरह के समर्थन में उतरे हैं कि आप पूछो ही मत। अब रही बात चूरू में, आप मुद्दे की जो बात कर रहे हो, तो मुद्दे में यमुना नदी जल बंटवारे में हरियाणा और राजस्थान के समझौते में जो चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले का जल है यमुना नदी जल बंटवारे में, उसका समझौता जैसे ही ये सरकार गठित हुई, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में वो समझौता लागू हुआ। यहाँ चूरू क्षेत्र के वासियों को जल मिलेगा, सिंचाई का जल मिलेगा, पेयजल मिलेगा। पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने जो किया है, जो इसका रिपोर्ट कार्ड है, उसका सार रूप में मैं आपको 4 लाइनों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आतंकवाद हुआ है नष्ट, तुष्टीकरण हुआ है पस्त, सलाखों के पीछे है भ्रष्ट, और इसलिए देशद्रोहियों को हो रहा है कष्ट। इसलिए मोदी जरूरी है। अब की बार 400 पार मोदी जी ने जो आह्वान किया है, कौन सीट पर कौन उम्मीदवार है, कौन नहीं है, हमारे लिए जो पार्टी का सिंबल है, जो कमल का फूल है, वही हमारा उम्मीदवार है। और उसी को जो मोदी जी ने आह्वान किया है, इस यज्ञ में हम सभी को जो आहुति डालनी है और मोदी जी के संकल्प को पूरा करना है। बिल्कुल। क्या मुद्दे रहने वाले हैं अख्तर जी? सर, मैं रॉयल विकलांग विकास संस्था प्रदेशाध्यक्ष अख्तर खान, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक दिव्यांग पर भरोसा जताया और दिव्यांग को चूरू की लोकसभा क्षेत्र में दिव्यांग कैंडिडेट उतारा। सबसे पहले उनका धन्यवाद। और उसके साथ हमें हर बार एक नाम मिलता था, हमें काम नहीं मिला, नाम मिला है, और इस बार हमें एक पहचान मिली है कि वास्तविक दिव्यांग है, वो भी एक समाज की मुख्य धारा में रहने के लिए उन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक संबल प्रदान किया है। और हमारा एक ही मुद्दा है, केंद्र में नरेंद्र और चूरू में देवेंद्र। इसी मुद्दे के साथ हम और हमारी दिव्यांग सेना है वह, हम यहाँ जो भी हमारे दिव्यांग कैंडिडेट उतरे उनके साथ तन मन धन के साथ खड़े हैं। मुद्दों की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे कल्ला जी इस चुनाव को लेकर? क्या राजेंद्र राठौड़ वर्सेस राहुल कस्वां का चुनाव है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बाकी मेरे कांग्रेसी मित्र जो कह रहे हैं कि ये कह सकते हैं कि केंद्र में राहुल और चूरू में राहुल, ये नहीं कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको खुद को विश्वास नहीं है कि केंद्र में राहुल आएंगे और चूरू में भी राहुल आएंगे, क्योंकि सीधा सीधा बीजेपी आ रही है। और बात करें अगर विकास की, तो जो राहुल जी ने विकास किया, हम मानते हैं कि राहुल जी ने विकास करवाया, लेकिन राहुल जी ने विकास अपना बीजेपी के दम पर और सेंट्रल गवर्नमेंट के दम पर कराया। उन्होंने जो रेल का विकास किया, तो रेल का विकास चूरू के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती थी कि एक संभाग मुख्यालय से दूसरे संभाग मुख्यालय को जोड़ना, तो उस पॉलिसी के तहत और रेलवे चल रहा है, उसी के तहत यहाँ पर रेलवे का विकास हुआ। उन्होंने एक एक्सेलेरेटर लगाया, वो भी उल्टी दिशा में लगाया, और आज कोई चढ़ नहीं सकता उस पर। करोड़ों रुपए ऐसे ही बर्बाद कर दिए। स्टेडियम बता रहे हैं, स्टेडियम बनवाया है, और हाँ स्टेडियम बनवाया अच्छी बात है, और अच्छा स्टेडियम बना, लेकिन वो भी तो सेंटर की मदद से बना ना। राहुल जी का उसमें कोई ज़्यादा योगदान नहीं है, सिर्फ सेंट्रल स्कीम है वो यहाँ लेकर और उनको क्रियान्वित किया। बाकी राहुल जी ने क्या किया, दूसरे सांसद है जो 24 दूसरे सांसद उन्होंने भी तो किया। अगर राहुल जी दूसरी पार्टी में होते, कांग्रेस में होते या विपक्ष में दूसरी अन्य पार्टी में होते, फिर करवाते, तब मानते हम तो। लेकिन राहुल जी का इसमें कोई योगदान नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का योगदान है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा किया। जो जातीय समीकरण है वो कितना प्रभावित करेगा चुनाव? जातीय समीकरण कोई प्रभावित नहीं करेगा। ओनली फॉर मोदी
निशान कमल पूरे देश हित में सबको लग रहा है कि देश सुरक्षित, मोदी के हाथों देश सुरक्षित है। बाकी बात मेरे मित्र अभी बता रहे थे कि केंद्र सरकार ने क्या दिया। जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए दिए थे राज्य सरकार को, जो आपने पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट में देखा होगा कि जल जीवन मिशन में कितना घोटाला हुआ है। केंद्र सरकार का जो पैसा है उसमें कांग्रेस ने इतना बड़ा घोटाला किया है कि उसका कह नहीं सकते। बाकी मेरे मित्र अभी बात बता रहे थे कि पिछले 10 साल में राहुल जी ने क्या किया। मैं कह रहा हूँ राहुल जी ने बहुत कुछ किया। कब किया? पिछले 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जी के जब मोदी जी प्रधानमंत्री है, मोदी जी की अगुवाई में सब काम हुआ थे और आगे भी बहुत ज़्यादा काम मोदी जी की अगुवाई में होंगे, क्योंकि राहुल जी अकेले करने वाले नहीं है, मोदी जी की वजह से हुआ है और मोदी जी की वजह से आगे देवेंद्र जी भी काम कराएंगे। आगे मोदी जी के कारण काम करवाएंगे। देखिए साहब, मोदी जी के कारण नहीं, भारत के प्रधानमंत्री के कारण। ये सबसे पहले बात समझनी पड़ेगी कि भारत एक जनतांत्रिक देश है। मोदी जी से पहले राजीव गांधी जी भी हुआ करते थे, पीवी नरसिम्हा राव भी हुआ करते थे, इंदिरा गांधी जी भी हुआ करती थी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद ही काम हुआ, उससे पहले कोई काम हुआ ही नहीं? मतलब कहने का मन से ये है कि उससे पहले कोई काम हुआ ही नहीं। भाई को प्रधानमंत्री आप क्या करोगे? आज आपके पास कोई पावर है, उस पावर का उपयोग आप करते हो। घोटाले हुए थे, बोफोर्स घोटाले हुए थे, बड़े बड़े घोटाले हुए थे। आप अगर जाके देखें, कांग्रेस में जो घोटाले हुए आदरणीय भंवर जी गुजर, अगर आप जाके देखेंगे बोफोर्स कोई घोटाला नहीं था, जाके डाटा चेक कीजिए। और बोफोर्स ही वो तोप थी जिससे कारगिल युद्ध तो भारत ने जीता था। समझिए आप इस बात को, समझिए। वो पेपर लीक घोटाला उसमें क्या हुआ? यूपी में क्या हुआ? अभी यूपी में पेपर लीक हुआ। अरे राजस्थान में जब आप यूपी में, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर राजस्थान में घोटाला हुआ तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार, तो यूपी में पेपर लीक हो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अरे सर यूपी में कहाँ हुआ? कौन है पता करो, पता करो। राजस्थान में पढ़ रहे हो, यूपी में कहाँ हुआ? राजस्थान के पेपर लीक की बात हो रही है, क्या कहेंगे? मनोज जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर मैं इनके सामने, सबके सामने कह रहा हूँ, जो ये आरोप लगा रहे हैं, मैं यहाँ पे खुले में कह रहा हूँ, अगर राजस्थान के एक भी मंत्री पर आरोप सिद्ध होता है, जेल में डालिए। आप क्यों नहीं डाला आपने जेल में? अभी सरकार हमारी आई है, 2 महीने सरकार को आए हुए हैं काम करते हुए। अभी जैसे जैसे परत खुल रही है वैसे वैसे मंत्री भी जेल में जाएंगे। आने वाले दिन देखो।